चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे सभी। चलिए फिर शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज हम लोग जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आपको इस सप्ताह पूरे जीके के क्लासेस मिलेंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको मिलेंगे। जीके सप्ताह है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए सभी। देखिए नीचे शेयर का बटन है, वहाँ से जाकर आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर एक मोटिवेशन लाइन लेते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नए हो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बगल में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में आज जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की उनके जीवन के जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, कैसे उन्होंने सत्याग्रह का आरंभ किया, कौन कौन सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिए, कैसे नेतृत्व किए, उन सत्याग्रहों के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोग के लिए हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी के बारे में जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, चाहे वो मेंस के हो चाहे प्री के हो। इसके अंदर अगर हम लोग शुरू से अंत तक देखेंगे कि इन किन सत्याग्रहों में इन्होंने भाग लिया, तो जिन्होंने आधुनिक इतिहास में नहीं पढ़ा होगा, जिनको ये क्लियर नहीं था सत्याग्रह आंदोलन, इन सब के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। हो सकता है ये क्लास 2 दिन चले, तो तैयार हो जाइए आप लोग, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते जाइएगा, या फिर आप लोग एक बार लाइव क्लास अभी कर लीजिए, उसके बाद दोबारा में देखकर नोट्स बना लीजिएगा, अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। शेयर कर दीजिए आप सभी एक बार और लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए महात्मा गांधी जी, ठीक है, उनके माता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे पुतली बाई। उनके माता का क्या नाम था? पुतली बाई। पिता की बात करें तो उनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। अभी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, ये महात्मा गांधी क्यों बोलते हैं, उनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, तो ये महात्मा शब्द कैसे आया इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का क्या नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए उनके बेटे, महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, नाम याद रखेंगे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 2 लाल वाले हैं, 2 दास वाले हैं, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो उनके 4 बेटे थे, चारों बेटों का नाम याद रखेंगे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, ये उनके परिवार के सदस्यों के बारे में हो गए। चलिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेते जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे। आगे अभी देखते जाइए क्लास कितना बेस्ट क्लास होने वाला है। 1 हफ्ते का मेहनत लगा इसको बनाने में, क्लास को कंटेंट तैयार करने में। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा मक्खन जी से हुआ। ठीक है, याद रखेंगे 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी जी से। अब बात करें, प्रतिदिन वे 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। याद रखेंगे प्रतिदिन वे 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी जिंदगी भर का जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते। गांधी जी डेली जितना चलते थे उस हिसाब से अगर देखें तो जिंदगी भर में जितना चले उससे पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, उनको 5 बार शांति के जो नोबेल पुरस्कार होता है उसके लिए नामित किया गया था। 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के नामित किया गया। वे 4 महाद्वीप 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उन्हें जाता है। 4 महाद्वीप 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उन्हें जाता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में उनकी मृत्यु के बाद
21 वर्ष बाद, जब उनकी मृत्यु हुई उसके 21 वर्ष बाद उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। याद रखेंगे, ब्रिटेन में उनकी मृत्यु के 21 वर्ष बाद उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये हो गए उनके प्रारंभिक जानकारी उनके बारे में, उनके फैमिली परिवार के सदस्यों के बारे में, कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन थे। अब हम लोग देखेंगे उनके प्रारंभिक आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कैसे की, कैसे वे आंदोलन से जुड़े, कैसे सत्याग्रह की शुरुआत की, कैसे भारत आए, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, तो इसको हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। ये नोट्स आप लोग को मेंस में भी काम आएगा। तो जिनका थ्योरी जब पढ़ते समय क्लियर नहीं हुआ था वो सभी इसमें क्लियर हो जाएगा, सभी आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहला आंदोलन गांधी जी ने भारत में किया था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, याद रखेंगे। 1917 में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह चलाया गया, चंपारण सत्याग्रह। अब चले देखते हैं, इसको भी डिटेल में पूरा यहीं कवर कर लेंगे। चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप मेंस में भी आएगा तो इसको लिख सकते हैं 60 शब्दों में, 100 शब्दों में, 30 शब्दों में। तो चलिए पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह। उस समय किसानों को एक अनुबंध किया गया। क्या अनुबंध था? तो 3/20 अर्थात 20 कट्टे में 3 कट्टा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया, जिसे 3 कट्टिया पद्धति कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, 3 कट्टिया पद्धति कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 कट्टिया पद्धति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह। क्या है बोलेगा तो बोलना कि 3/20 भाग में, अर्थात जो 20 कट्टे की जो ज़मीन होता है उसमें 3 कट्टे का जो ज़मीन में आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। यही क्या था? चंपारण सत्याग्रह का कारण था। ठीक है, किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने, याद रखेंगे नाम, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। ये उनकी पहला सत्याग्रह था गांधी जी के। सरकार झुकी, जांच के लिए आयोग का गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया और जितने भी वसूली हुआ था उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। तो ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह बोला जाता है चंपारण, 1917। कहाँ है? तो बिहार में है चंपारण, याद रखेंगे। तो 3 कट्टिया पद्धति क्या होता है समझिए। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने, और 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया, सरकार झुक गई थी। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रहों की शुरुआत कैसे की, किनसे वे प्रेरित हुए, क्यों वे सत्याग्रह करना स्टार्ट किए, कौन उनके गुरु थे। थोड़ा पृष्ठभूमि बारे में देख लेते हैं, फिर आगे अगले सत्याग्रह में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ये बात याद रखेंगे, गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तभी से उनके नाम में महात्मा गांधी लगा। अभी मैं बोला था स्टार्टिंग में बताऊंगा बोल के, तो देखिए कितना सारा आपको क्लियर होते जाएगा। जो उनकी महात्मा का नाम के आगे महात्मा लगता है उसका कारण क्या है? गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ये हमारा पहला पॉइंट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए पृष्ठभूमि की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह पहले पृष्ठभूमि क्या थी कि वो सत्याग्रह में आए, तो ध्यान से सुनिएगा। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध डिसओबीडियंस से ली। किससे ली? डेविड थोरो के एक निबंध लिखे थे डेविड थोरो जी ने, डिसओबीडियंस, उसी से उन्होंने सत्याग्रह की प्रेरणा ली। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। फिर वे भारत आए। कब आए भारत? तो याद रखेंगे 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, उनके राजनीतिक गुरु की बात करें, गांधी जी के गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में अगर प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में है, जो याद रखेंगे। ठीक है, इसी से 3 कट्टिया पद्धति संबंधित है। 3 कट्टिया पद्धति क्या होता है बता दिया।
क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, मेंस में आए चाहे प्री में आए। गोखले जी की सलाह पर वे 1915 और 16 2 वर्ष गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया। ठीक है, याद रखेंगे भारत का भ्रमण 1915 और 16 2 वर्ष उन्होंने किया। फिर इसके बाद 1917 से 1918 के बीच उन्होंने 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया। 1917 से 1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। एक आंदोलन हम लोग ने पढ़ लिया, क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। अब आगे देखते हैं चंपारण के बाद उन्होंने और कौन कौन से सत्याग्रह में नेतृत्व किया, और यही नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो पूरे आधुनिक इतिहास के जितने भी इम्पॉर्टेंट आंदोलन थे सभी आ जाएंगे जिसमें गांधी जी थे। तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी, और जो शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए, जो नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भी फर्ज है सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। चलिए अगला सत्याग्रह लेंगे। चंपारण के बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में नेतृत्व किया, याद रखेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918, लाइन से याद करते जाएंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा कहाँ है, जिसको खेड़ा मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा, याद रखेंगे गुजरात में है खेड़ा जिला, वहाँ 1918 में भीषण अकाल पड़ा। इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी गई, जस्ट विपरीत कर दिया। जबकि उस समय राजस्व व्यवस्था थी कि यदि कुल फसल उत्पादन का 1/4 से भी कम उत्पादन होता है तो किसानों का जो कर्ज है वो पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए। ये उस समय राजस्व व्यवस्था थी कि अगर आप 100 जितना आपको उत्पादन क्षमता है उससे 25% से भी कम आपका उत्पादन हो रहा है तो आपके सारी कर्ज माफ़ कर दी जाएगी। पर इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने 23% टैक्स बढ़ा दी और वसूली करने लगे। इस पर गांधी जी ने घोषणा किया, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो ऐसे किसान जो सक्षम है वो स्वयं अपना कर्ज चुका देंगे। ये गांधी जी ने घोषणा किया, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में, कि अगर सरकार जो गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर देगी तो जो सक्षम किसान हो वे अपने आप ही अपने कर्ज चुका देंगे। फिर सरकार ने क्या किया, गुप्त रूप से अपने अधिकारियों को बोला कि जो किसान सक्षम है उनसे आप लोग कर ले लीजिए और गरीबों का माफ़ कर दे, उनसे नहीं लिया गया। ठीक है, तो ये था खेड़ा सत्याग्रह, याद करेंगे 1918 खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए इसको अब सरल भाषा में आप नहीं समझे थे तो अभी समझ लिए। आप इतिहास में इसको पढ़े होंगे, एक साथ पढ़े होंगे तो आपको ध्यान नहीं आएगा, समझ में नहीं आया होगा, याद नहीं होगा। अभी याद हो गया होगा। 2 सत्याग्रह पढ़ लिए, चंपारण 3 कट्टे पद्धति, और ये आपका था खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसमें अकाल पड़ा था तो भी 23% बढ़ा के वसूली ले रहे थे जबकि माफ़ कर देना था, तो गांधी जी आए थे। एकदम सरल भाषा में समझिए, नोट्स बना लीजिए क्लास के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। उसका अगला था 1918 में पहुँचे हम लोग, अहमदाबाद मिल हड़ताल। गांधी जी का अगला हड़ताल था अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 में हुआ था ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? 1918। अब चलिए इसको भी एकदम डिटेल से समझते हैं, क्या था, कैसे गांधी जी ने नेतृत्व किया। ध्यान से सुनिए, क्लास पूरा देखिए। आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, पूरा कंप्लीट आप लोग का आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। आधुनिक इतिहास का बहुत सारे आंदोलन सत्याग्रह याद हो जाएंगे। चलिए फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में समझते हैं। ये आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। ठीक है, जो भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर जो मजदूर बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा। यहाँ के जो मजदूरों थे वो बोनस के लिए हड़ताल करना चाहते थे, गांधी जी ने उन्हें भूख हड़ताल करने के लिए कहा और स्वयं भी भूख हड़ताल की। तो याद रखेंगे गांधी जी ने भूख हड़ताल सबसे पहले कौन से हड़ताल में किया या आंदोलन में किया? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए, मिल मालिकों को समझौता करना पड़ा।
इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, ठीक है, जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए उन्हें 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। तो जो अहमदाबाद मिल हड़ताल वो क्या है याद रखेंगे, 1918 में हुआ था। वहाँ जो श्रमिक काम करते थे उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, तो बोनस के विरोध में उन्होंने गांधी जी से मिले। तो गांधी जी ने बोला कि आप भूख हड़ताल कीजिए, और स्वयं उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। अंततः मिल मालिकों को समझौता करना पड़ा और उन्हें 35% बोनस दिया गया, ठीक है। एक ट्रिब्यूनल कमेटी बनी जो जांच पड़ताल करके मजदूरों के पक्ष में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है। तो याद रखेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, सारी बातें हम लोग ने कवर कर लिया। कुछ भी क्वेश्चन में आए इससे बन जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कहानी की तरह। एक बार अभी सुनिए, एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है खिलाफत आंदोलन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन कब चला था, तो 1919 से 1924 तक चला, याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन जो तीसरा आंदोलन था गांधी जी का, 1919 से 1924 तक चला। क्या था समझते हैं एकदम सरल और आसान भाषा में, जो एग्जाम में आप लिख पाएंगे उस हिसाब में नोट्स बनाया गया है आपका। उद्देश्य की बात करें तो तुर्की में खलीफा के पद की पुनर्स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का, तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था, तो उसी के पुनर्स्थापना के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना, ठीक है। तो देखिए जो रोलेक्ट बिल था, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसके फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत व असहयोग आंदोलन एकमत हो गए, दोनों को मिला दिया गया। जो खिलाफत आंदोलन था और 1920 में जो असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, दोनों को मर्ज कर दिया गया और दोनों साथ साथ चलने लगे। राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने, एक राष्ट्रीयतावादी थे मुस्तफ़ा कमाल नाम के, 3 मार्च 1924 को इसको समाप्त किया, ठीक है। कारण क्या था उसके बाद समझते हैं समाप्त करने का। गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए, गांधी जी ने धर्म के जो ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाना। उनके बीच आपसी झगड़ा था लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी, ठीक है। ये कारण था उसके समाप्त होने के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा मेनली खिलाफत आंदोलन कब चला था, ये प्रीलिम से पूछ सकता है, तो 1919 से 1924, ठीक है। क्या था ये पूछ सकता है 30 शब्दों में, तो याद रखेंगे तुर्की में जो तुर्की में जो खलीफा होता था उसका पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, तो उसी की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जो 1919 से चालू होकर 1924 तक चला। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है क्लास, कैसे लगे एक बार लाइव चैट में बताइए जल्दी से, आपका चैट यहाँ देखा जा रहा है। और कौन कौन है अपना नाम एक बार कमेंट कर दीजिए, तो कितने लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास, ताकि नाम पता हो। अगर उनको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो उनको पीडीएफ दे दी जाएगी, अगर जिनका भी नाम यहाँ नोट किया जाता है। जल्दी से एक बार नाम बता दीजिए कौन कौन आप लोग हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्लास कैसा लग रहा है ये भी बताइए, याद हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक अच्छा टेक्निक है ना आपको पूरा आधुनिक इतिहास के इंपॉर्टेंट आंदोलन याद करवाने का गांधी जी के थ्रू, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आंदोलन लेते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन तो कब चला था, तो याद रखेंगे पहला पॉइंट, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बोलते हैं, असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप लोग इसी टाइम डेली लाइव आइएगा, इसी टाइम में भी जीके की क्लास होगी, जितने भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए नोट करेंगे, श्री चिमन लाल सीतलवाड़ के अनुसार, ठीक है, नाम याद रखेंगे, चिमन लाल सीतलवाड़ के अनुसार वायसराय थे एक लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर हठात बैठ गया और अपने हाथों
सिर पर थाम कर फूट पड़ा। अपने दोनों हाथों को सिर पर रखकर फूट पड़ा। ये किसने बोला? चिमन लाओ शीतलवाड़ के अनुसार। उन्होंने लिखा है कि जो वायसराय लॉर्ड राडिंग थे वो कुर्सी पर हताश होकर बैठ गए, अपने दोनों हाथों को सिर पर रखकर थाम कर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों पर प्रहार किया था। किसने? असहयोग आंदोलन ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन। तो चलिए समझते हैं मेंस के फॉर्म में और प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड करते हुए। तो एक बार लाइक कर दीजिए आप सभी क्लास को। चलिए, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था उसको देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था इस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना, ये हमारा उद्देश्य था असहयोग आंदोलन को चलाने का। आरंभ की बात करें तो 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से प्रारंभ किया गया। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन से इसको प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन को। तो ये भी याद रखेंगे, पूछ सकता है किस अधिवेशन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो 1920 में कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयास। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हम लोग ने, उनके बारे में पढ़ेंगे अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। सरकारी उपाधियां, वैतनिक और अवैतनिक पदों का त्याग, याद रखेंगे। जितने जाने माने जो व्यक्तित्व थे जिनको उपाधि प्राप्त हुए थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे और बहुत से लोगों को जिनको उपाधि प्राप्त हुए थे, सभी ने अपनी उपाधियां ब्रिटिश सरकार को पुनः वापस कर दी गई। इससे छत्तीसगढ़ के जो थे उन्होंने भी इसका आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने भी अपनी जो भी उपाधियां थे उनको वापस कर दिए थे। जो वैतनिक अवैतनिक पदों पर काम करते थे ब्रिटिश सरकार के लिए, उन्होंने भी अपना पदों से त्यागपत्र दे दिया था। सरकारी उत्सवों और दरबारों में सम्मिलित न होना, जो भी सरकारी उत्सव होते थे, कार्यक्रम होते थे, उनमें सम्मिलित नहीं होना, ये प्रयास था। सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया गया। 1919 के अधिनियम के अंदर जो चुनाव होने वाले थे उसका बहिष्कार किया गया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार। ये हमारे असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयास थे। सरकारी उपाधियां, वैज्ञानिक अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सव दरबारों में सम्मिलित न होना, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। ये हमारे प्रमुख प्रयास थे। आगे देखेंगे आंदोलन समाप्ति और उसका कारण। गांधी जी ने कहा था आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए। गांधी जी ने जब आंदोलन स्टार्ट किया, कहाँ से? कलकत्ता के अधिवेशन से हुआ था 1920 में। उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो असहयोग आंदोलन रहेगा पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए। किंतु फरवरी 1922, डेट याद रखेंगे, 1920 में स्टार्ट हुआ, फिर फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। 1922 में चौरा चौरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरा चौरा कांड हुआ था कब? फरवरी 1922। याद रखेंगे, फरवरी 1922, 2 वर्ष चला असहयोग आंदोलन। उससे गांधी जी ने देखा कि हिंसक हो रहा है तो थाना में आग वाग लगा दिए थे। तो क्या किए? असहयोग आंदोलन की समाप्ति का घोषणा कर दिया। यहाँ पे असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो देखिए मेंस के फॉर्म में हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब आपको असहयोग आंदोलन पूछता है, जितने भी वर्ड में पूछे आप आंसर बना लीजिएगा। आपको याद भी हो गया होगा। तो क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट कीजिए। और लंबा बढ़ाएं, आगे बढ़े, क्लास की ख़त्म करें, जल्दी बताइए। अभी और एनर्जी बची है आपके में, मेरे में है अभी एनर्जी, मैं आगे और पढ़ा सकता हूँ। आपके में एनर्जी है पढ़ने का और आगे बढ़े कि कल करें क्लास? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि जो 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, बहुत बचा है।
तो देखिए अब चौरा चौरी कांड के बारे में जान लेते हैं कि क्यों असहयोग आंदोलन बंद हुआ। चलिए अगला पॉइंट डालेंगे, चौरा चौरी कांड कब हुआ था तो उसकी बात करेंगे। 4 फरवरी 1922, याद रखेंगे डेट, 4 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, याद रखेंगे। जो चौरा चौरी कांड है, ये चौरा चौरी एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर के पास एक कस्बा है, एक शहर है। यहाँ 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी को आग लगा दी। कब? 4 फरवरी 1922। डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद करके रखेंगे। जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। 1922 में हुआ, इसको रिलेट करेंगे, 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 4 फरवरी 1922 को हुआ, 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है चौरी चौरा के नाम से, इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोग ने चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे स्टार्ट करेंगे 1922 से। तो कल के क्लास के लिए इतना टाइम तैयार रहिएगा, इसी समय होगा आपका क्लास। तो वहाँ हम लोग चौरा चौरी कांड के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बता देता हूँ पॉइंट। असहयोग आंदोलन के पश्चात क्या क्या हुआ उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कल। ठीक है, पूरा तैयार है सभी। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि नोट्स भी बनाना है आपको, तो जाकर आप लोग नोट्स बना लीजिए। फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे असहयोग आंदोलन के पश्चात क्या क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज असहयोग आंदोलन तक क्लास रखते हैं। तो देखिए आज आप लोग का आधुनिक इतिहास का बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया होगा। आप लोग नोट्स नहीं बनाए थे तो नोट्स बना लीजिए, इससे बेहतरीन नोट्स है, सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आपके सारे फैक्ट आ चुके हैं, सारे थ्योरी आ चुके हैं, मेंस आंसर राइटिंग इससे कर सकते हैं। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए, और कल सभी तैयार रहिएगा लाइव के लिए। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारा चीज़ें बची है, पूरे ख़त्म करेंगे जितने भी सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था उनको। तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को, जितने लोग हैं उसके बाद क्लास से बाहर जाइएगा। लाइक कर दीजिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतना लाइक होना चाहिए कम से कम। जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। उसके बाद आप लोग इसको फिर से देखकर नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास के लिए। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए अभी तक, वो 2 चीज़ में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, एक मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, दर्शन शास्त्र चल रहा है, अभी लोक प्रशासन चलेगा। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको बता दिया जाएगा, मैसेज कर दीजिएगा हेल्पलाइन नंबर में। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपके पास है नहीं तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो संविधान और लोक प्रशासन की क्लास आज से स्टार्ट हुआ है, तो जो ऐसे लोग हैं जो संविधान और लोक प्रशासन की क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, तो आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो देख लीजिएगा, वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। आपको जो आज की क्लास हुई उसका बैकअप क्लास आपको मिल जाएगा, जो बेहतरीन से बेहतरीन क्लास हो रहा है। केवल 99 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है क्लास का, जिसमें आपको क्लास के पूरे नोट्स इसी फॉर्म में, जैसे भी आप नोट्स देखे इसी फॉर्म में आपके मेंस के ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन पूरा नोट्स दिया जाएगा, डाउट क्लास किया जाएगा, प्रीलिम का टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, उसमें कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। तो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, जो नए देख रहे हैं वो जल्दी से आज रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आज ही से क्लास स्टार्ट हुआ है, आपको बैकअप मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्लास आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, लोक प्रशासन की क्लास दोबारा नहीं हो पाएगा और यूट्यूब में नहीं डलेगा, वो आपको पर्सनल लिंक के थ्रू कराया जाएगा। जो क्लास 48 घंटे आपकी रहेगी नियमित रेगुलर ऑफलाइन क्लास के जैसे, उसको कराया जाएगा। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, और ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।